17 जनवरी 1950 बॉस्टन की ठंडी रात में जब पूरा शहर सो रहा था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिका की नींव हिला दी। और सबसे डरावनी बात, जो लोग ये कर रहे थे वो पकड़े नहीं गए। कम से कम तुरंत तो नहीं। ब्रिंक्स इंक, अमेरिका की सबसे भरोसेमंद सिक्योरिटी कंपनी। उस वक्त इनकी तिजोरियों में रखा पैसा सुरक्षित माना जाता था, जैसे किसी बैंक के लॉकर में। लेकिन उस रात 11 नकाबपोश लोगों ने साबित कर दिया कि कोई भी तिजोरी हमेशा सुरक्षित नहीं होती। कुल लूट 28 लाख डॉलर से भी ज्यादा, आज के हिसाब से करीब 300 करोड़ रुपए। ये उस वक्त की अमेरिका की सबसे बड़ी कैश डकैती थी। एफबीआई इसे क्राइम ऑफ द सेंचुरी कहती थी। लेकिन असली सवाल यह था, इतनी बड़ी डकैती आखिर हुई कैसे और इसे किसने अंजाम दिया? इस कहानी की शुरुआत होती है उस डकैती से कम 18 महीने पहले। बॉस्टन के एक छोटे से बार में एक शख्स बैठकर सोच रहा था। उसका नाम था एंथनी फैट्स पीनो, एक पेशेवर अपराधी। लेकिन यह बार बार पकड़े जाने वाला साधारण चोर नहीं था। ये एक स्ट्रैटेजिस्ट था, एक प्लानर। और उसके दिमाग में एक ऐसी योजना पक रही थी जो अमेरिकी इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। पीनो ने सबसे पहले ब्रिंक्स की उस बिल्डिंग को पहचाना जो प्रिंस स्ट्रीट बॉस्टन पर थी। वो वहां गया, घूमा, ध्यान से देखा, और उसने जो देखा वो उसे हैरान कर गया। बिल्डिंग में सिक्योरिटी थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। दरवाजे लॉक थे, लेकिन उन ताले की चाबियां बनाई जा सकती थी। गार्ड्स की शिफ्ट का एक पैटर्न था, और सबसे जरूरी, एक खास वक्त पर उस तिजोरी में इतना पैसा होता था कि सोचकर भी चक्कर आ जाए। पीनो ने एक टीम बनाई, 11 लोग, सबके सब बॉस्टन के पुराने अपराध जगत से। इनमें से कुछ पुराने साथी थे, कुछ किराए की। लेकिन पीनो ने एक बात पक्की की, इस काम में कोई जल्दबाजी नहीं होगी। वो टीम महीनों तक उस बिल्डिंग के बाहर से रेकी करती रही। कब गार्ड आता है, कब जाता है, कितने बजे ट्रक आता है, कौन सा दरवाजा कब खुलता है, हर चीज नोट की गई। वो कभी कभी रात को चुपके से बिल्डिंग में घुस जाते और ताले की नाप लेते, फिर बाहर आ जाते, बिना कुछ छुए, बिना कोई निशान छोड़े। ये कोई आवेश में की गई डकैती नहीं थी, ये एक प्रिसिजन ऑपरेशन था। और फिर आई वो रात, 17 जनवरी 1950। रात के 7 बजे 11 लोग, सबने पहने हुए थे ब्रिंक्स जैसी दिखने वाली वर्दियां, चेहरे पर हैलोवीन मास्क, सिर पर शोफर कैप, दस्ताने ताकि कोई फिंगरप्रिंट न मिले। और सबसे जरूरी, सबके पास थी चाबियां, असली चाबियां, उन्हीं तालों की जो ब्रिंक्स की बिल्डिंग में लगे थे। वो इतनी शांति से अंदर घुसे जैसे कोई अपने घर में घुसता है। गार्ड्स को बंधक बनाया, बिना एक भी गोली चलाए। पैसे भरे बैग्स उठाए और निकल गए। पूरे ऑपरेशन में लगे 17 मिनट। 17 मिनट में अमेरिका का सबसे बड़ा डकैती। जब गार्ड्स खुद को छुड़ाने में सफल हुए तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, एफबीआई आई, लेकिन जब तक वो पहुंचे, लुटेरे हवा हो चुके थे। कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई गवाह नहीं जिसने चेहरा देखा हो, कोई गाड़ी का नंबर नहीं। एफबीआई के लिए ये एक नाइटमेयर था। जे एडगर हूवर, जो उस वक्त एफबीआई के डायरेक्टर थे, वो इस केस से पर्सनली जुड़ गए। सैकड़ों एजेंट्स लगाए गए, बॉस्टन का पूरा अंडरवर्ल्ड छान मारा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। हफ्ते बीते, महीने बीते, लोग एफबीआई का मजाक उड़ाने लगे। अखबारों में हेडलाइंस आने लगी, अमेरिकाज ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड रॉबरी। ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं थी, ये अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट की साख पर एक बड़ा सवाल था। लेकिन फिर, जैसा अक्सर होता है, जब इंसान के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो राज रखना मुश्किल हो जाता है। डकैती के करीब 6 साल बाद 1956 में एक आदमी ने ज्यादा शराब पीने के बाद अपने एक साथी को कुछ बातें बता दी। वो बातें एफबीआई तक पहुंची, और एक के बाद एक धागे खुलते चले गए। जनवरी 1956 में, ठीक स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस खत्म होने से सिर्फ 2 हफ्ते पहले, पुलिस ने सभी 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पर पैसे
वो $28 लाख। उनमें से सिर्फ कुछ $1000 ही कभी बरामद हो सके। बाकी पैसे आज भी लापता हैं। कहते हैं कि वो पैसे बॉस्टन की किसी गली में दबे हैं, या शायद किसी पुराने घर की दीवारों में, या शायद वो कभी मिले ही नहीं, क्योंकि जिन्होंने उन्हें छुपाया था वो अपना राज अपनी कब्र में ले गए। ब्रिंक्स रॉबरी ने अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस सिस्टम पर हम आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं, वो सिस्टम असल में कितना कमजोर है। और जो लोग इसे तोड़ने की ठान लें, अगर उनके पास वक्त हो, दिमाग हो और सब्र हो, तो शायद कोई तिजोरी, कोई दीवार, कोई ताला काफी नहीं होता।